नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा क्लास 12 फिजिक्स के 12 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आंसर भी बताऊंगा। मेरे भाई, अगर आपने इस वीडियो क्लिक कर दिया ना तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण नियम बताया जाएगा, महत्वपूर्ण परिभाषा बताया जाएगा और सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, वो भी 3-3 नंबर वाले। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये पार्ट 1 है। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 आएगा कल, जिसमें आपका 5 नंबर ले लेंगे क्वेश्चन, वो भी फिजिक्स के। आज मैं बताऊंगा फिजिक्स के 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है। आपकी इम्तिहान कितनी भी दूरी क्यों ना हो, चिंता नहीं करना है। ये भी बताऊंगा कि फिजिक्स में कैसे पास होना है, पास होने का कई फंडा है। लेकिन मैं आपको जो 12 महत्वपूर्ण परिभाषा बता रहा हूँ, ये 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको जरूर तैयार करना। ये सारे के सारे 3 नंबर वाले हैं। चलिए मैं देख लेता हूँ, हर एक क्वेश्चन को आंसर भी बताऊंगा। पहला नंबर क्या है? गॉस का नियम। ये नियम के अंतर्गत आता है, 3 नंबर का आता है। अगर 5 नंबर में आएगा तो वो बोला जाएगा गॉस का नियम तथा निगमन कीजिए। तो ये आपका 5 नंबर में आएगा, मतलब उसको निगमन करना रहेगा, मतलब सूत्र को निगमन करना रहेगा। अब वो कहाँ मिलेगा? तो लिंक लगी हुई है मेरे ही चैनल पर, आप जाइए प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना, मन चाहे तो चेक कर लो। दूसरा नंबर क्या है? कूलाम के नियम। ये भी 3 नंबर में आता है। ये काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलाम के नियम, गॉस के नियम, एम्पियर के नियम। तीसरा नंबर क्या है? ओम के नियम। ओम के नियम भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल निश्चित रहिए। चौथा नंबर क्या है? एम्पियर के नियम। ये कोई बेहद काफी फेमस हो चुका है। एम्पियर के नियम भी आ सकता है 3 नंबर में। ठीक। पांचवा नंबर क्या है? विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए तथा मात्रक समझिए। ये परिभाषा वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। मैंने महत्वपूर्ण नियम की भी बताऊंगा, परिभाषा भी बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों। ठीक। छठा नंबर क्या है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता से क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। और सातवां नंबर क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण से क्या समझते हैं। ये 5 नंबर में आता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको समझ के चलना है, इसको सबका आंसर बताऊंगा। 8वां नंबर क्या है? धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? धारा घनत्व से किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूरा आराम से देखो, काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है इस वीडियो आपको। जी हाँ दोस्तों। फिर 9वां नंबर का लिखा है कार्यफलन किसे कहते हैं, कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। ये परिभाषा वाला क्वेश्चन है, 3-3 नंबर का। 10वां नंबर क्या है? कला संबंध शोध। ये भी बताऊंगा। 11वां नंबर क्या है? देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ये भी बिल्कुल बताऊंगा। 12वां नंबर क्या है? नेत्र की समझन क्षमता। नेत्र की समझन क्षमता से क्या तात्पर्य है, किसे करते हैं, सूत्र सहित बताइए। ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कैसे पास होना है। मान लिया, चलो हिला के सुन लो कैसे पास होना है। मान लिया मैंने आपसे पूछा देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। खुदा ना खास्ता ये आ गया, सपोज दैट, तो ये आपको क्वेश्चन नहीं आता है, इसके जगह आपको कोई भी क्वेश्चन जैसे प्रकाश के व्यतिकरण आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो इसको उठाकर इसमें लिख दो, बिल्कुल पास हो जाओगे। पास होने का मतलब यही हुआ कि कॉपी को खाली छोड़ के नहीं आना, नहीं नंबर नहीं मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ, कॉपी को खाली छोड़ के नहीं आना, कॉपी को लिखना है, हर क्वेश्चन को लिखना है। गलत लिखो तब भी सही है, नहीं लिखो तब भी सही। हाँ सॉरी, नहीं लिखना तो गलत बात है, लिखना जरूरी है। तो ये तो छोटी भाषा में मैंने समझा दिया, पास होने का एक फंडा है, लेकिन आप अच्छे से तैयारी कर रखे हो। चलिए तो मैं उसको समझाऊंगा, पहले मैं बताऊंगा सबका आंसर। चलिए ठीक है भाई, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन का गॉस का नियम। जी हाँ, ये गॉस का नियम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 3 नंबर में आता है। 5 नंबर में कब आता है? जब इसका निगमन पूछा जाता है, सूत्र को निगमन करने के लिए, तब 5 नंबर में आता है। 3 नंबर में पूछा जाता है गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए, सॉरी परिभाषित कीजिए। गॉस का नियम किसे कहते हैं, ये सब 3 नंबर में आता है। अगर पूछा जाए गॉस का नियम तथा निगमन कीजिए, तब ये डायरेक्ट 5 नंबर में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए समझ गए मेरा कहना क्या है। तो आंसर बहुत सटीक है, नहीं समझ पाए हो अभी तक तो आज मैं आपके दिमाग में घुसेड़ दूंगा, मतलब आपके दिमाग में फिट कर दूंगा मसाला लगा कर, मतलब ऐसा दिमाग ऐसा चीज दूंगा। सुनो तो पहले यार, क्या लिखा है? किसी बंद पृष्ठ से, क्या लिखा है? किसी बंद, सुनो ये कैसा पृष्ठ है, ये कैसा है, ये बंद है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला मतलब कुछ गुजार देंगे, चलो गुजर का, तो किसी बंद पेड़ से गुजरने वाला, कुछ गुजारा नहीं, अच्छा तुम ही बताओ, गुजारा गया कि नहीं गुजारा गया है ना, किसी बंद पेड़ से गुजरने वाला। फिर लिखा है कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है, जैसे इतना शब्द समझो, कुल विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर लगा दो ई, लगा दो ई के मतलब हुआ कि कुल विद्युत फ्लक्स। अब अगर समझ पाओ तो भैया कुछ हम नहीं बता सके थे। क्या लिखा है? गुजरने वाला, कुछ गुजार दिया। फिर लिखा है कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है ई, लिख दिया, बोलो हाँ। फिर क्या लिखा है? उस पेड़ से परिबद्ध। उस पेड़ से परिबद्ध का मतलब ही होता है कि बराबर। अब क्या बताइए, इससे आसान और क्यों कौन बताएगा? उस पेड़ से परिबद्ध का मतलब होता है कि बराबर। ये कॉन्सेप्ट समझो आप, उस पेड़ से परिबद्ध का मतलब होता है बराबर। फिर क्या लिखा है? कुल आवेश। आवेश को किससे लिखते हैं? क्यों से, तो कुल आवेश क्यों। और का, वही तो क्यों उतार देना। और का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, अच्छा ठा एक बात है, का के मतलब होता है घोड़ा, भाग मतलब भाग वाला है ना, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। का मतलब लगा दिया, का मतलब क्या होता है भाई, हम लगा दिया गुड़ा, है ना, मतलब वही मल्टीप्लाई यार इंग्लिश में गुड़ा। अब 1/एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, बोलो हाँ, इतना कर दिया।
तो से गुना का मतलब होता है वही गुणा, है ना, क्यों का 1/(0 गुना होता है, उसे हम गॉस का नियम कहते हैं। यही रहा सूत्र, चाहो तो इसे आप अच्छे से समझ लो। मतलब किसी बंद पेड़ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पेड़ से परिबद्ध, माने क्या बोला कि बराबर को क्या बोलोगे आप, उस पेड़ से परिबद्ध कुल आवेश मतलब क्यों का मतलब गुणा 1/(0 गुना होता है, इससे हम गॉस के नियम कहते हैं। बहुत आसान है यार, इससे आसान कोई कहाँ मिलेगा आपको। करना कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट, समझदार के लिए सारा काफी है। समझ गए होंगे इतना तो हो भाई, इंटर है ना, समझ जाना चाहिए तुरंत। तो सूत्र क्या होता है, फाई बराबर Q/ε0। यही रहा आपका सूत्र। क्यों क्या है, आवेश नेतांक है, फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स। करना क्या है, स्क्रीनशॉट, ताकि मैं बताऊँ दूसरा नंबर। और चाहते हो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पर, सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छा खासा होगा, आपके ही लिए अच्छा होगा। स्क्रीनशॉट दोस्तों आपने स्टार्ट ले लिया होगा। चलिए बात करता हूँ दूसरा नंबर को। हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर लिखा है कूलाम के नियम। जी हाँ दोस्तों, कूलाम के नियम भी इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ये 3 नंबर में आता है बस। अब रही बात कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए बहुत सटीक भाषा में जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको नोट कर लेना है, दिमाग में छाप लेना है। 3 बार आप याद करिए, गारंटी है 3 नंबर का, तो 3 बार याद कीजिए बस। आंसर क्या हो जाएगा कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। बस खत्म। और इसमें माथापच्ची करना ही नहीं, इंटर में हो तो इतना तो याद करना ही पड़ेगा, सिंपल बात है। ठीक, सूत्र की बात किया तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², जो कि यह सूत्र बहुत बेहद जरूरी है। ये सूत्र पर न्यूमेरिकल को ज्यादा ही पूछाता है। अब रही बात कि सर 1/4πε का मान कितना होता है, रही बात कि इसका मान जो इसका मान कितना होता है, तो मेरे भाई इसका होता है 9 × 10⁹ आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आज ही समझ लीजिए, ये सब पता होना चाहिए, अब पता नहीं करना आपको, क्योंकि आपका इम्तिहान का समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन डोंट वरी, चिंता बिल्कुल मत लेना है, क्योंकि आपको एक मैंने तरीका बताया, अगर आप जो क्वेश्चन आंसर नहीं आता उसको भी लिखना है। यही है पास होने का तरीका। जो बच्चा लिखने में कताही कर गया, गारंटी है उसकी गड़बड़ा जरूर ही मामला, यानी लिखने में कताही मत करो मेरे भाई। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको पेन बढ़िया वाली लेके जाना है, अच्छी राइटिंग के साथ लिखना है, बस पास हो जाओगे यार, काहे परेशान हो। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे हम कूलाम के नियम कहते हैं। सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद 3 नंबर का है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट आपसे स्टार्ट ले लिया होगा। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो अब हम कहते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर लिखा है ओम का नियम। जी हाँ सो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम कैसे कहते हैं, ये 3 नंबर में आता है। जी हाँ सो, अब इसके आंसर की बात की जाए तो क्या लिखा है, ओम के नियम के अनुसार, क्या लिखना है, ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा आई, माने क्या बोला कि ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा आई, उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तार पर ताप निश्चित हो, उसे हम ओम के नियम कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, V अनुक्रमानुपाती I के, जब आप V इस चिन्ह हटेगा ना तो बराबर क्या लग जाएगा, R आ जाएगा, RI, यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा, RI। V क्या है, विभवांतर है, R क्या है, प्रतिरोध है, I क्या है, धारा है। I धारा है, R प्रतिरोध है, V क्या है, विभवांतर यानी कि विभव है। तो बस V बराबर क्या हो जाएगा, RI। अगर आप चाहो तो यहाँ से R रोक लो, तो V के नीचे क्या पठाई दो, मतलब V के नीचे क्या आ जाएगा, RI आ जाएगा। तो R बराबर V/I, ये रहा ओम का सूत्र। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि परिभाषा थोड़ा अच्छे से याद करना है, थोड़ा परिभाषा आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि 3 नंबर का है तो तैयार तो करना ही पड़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट। तो अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एम्पियर के नियम। जी हाँ सो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है कि एम्पियर के नियम किसे कहते हैं, एम्पियर की परपथीय नियम को समझाइए। 5 नंबर पर कब आएगा कि एम्पियर की परपथीय निम्नलिखित तथा इसका निगमन कीजिए। जब निगमन करने के लिए बोला जाएगा तो 5 नंबर में आएगा। जब आपको पूछा गया कि एम्पियर के नियम के एम्पियर के परपथीय नियम को समझाइए, तो ये 3 नंबर का रहेगा। चलिए तो इसको दे देते हैं आंसर। क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन, है ना, अगर आपको समझना है तो समझ लीजिए साथ ही साथ। क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ का, ये कैसा पृष्ठ है, क्या लिखा है, बंद। क्या लिख दिया आपने, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन। कैसा समाकलन है, रेखीय समाकलन। तो समाकलन कैसे लगता है, ऐसे लगता है, रेखीय समाकलन। ठीक, फिर लगा दो बराबर, फिर क्या लिखा है, धारा आई, ठीक, का मतलब होता है गुणा, लगा दिया गुणा, U0 लगा दिया, ठीक है भाई, U0, है ना। इधर एक चीज आपको रट करके चलना है कि BDL। अब क्या जगह, यही तो सूत्र है, फाई इंटू BDL बराबर U0 इंटू I, यानी कि करना क्या है, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा I का
यूनिट गुना होता है, जिसे हम एम्पियर का परपतीय नियम कहते हैं। बस ये आपका 3 नंबर पक्का करा देगा। जब आपको ये पूरा निगमन करने के लिए बोला जाएगा तो 5 नंबर में आएगा, लेकिन ये इतना ही पूछा जाता है 3 नंबर में ही। ठीक, ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए तैयार कर लेना है। करना क्या है, स्क्रीनशॉट। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हो मैं मिलता रहे शाम 6 बजे, तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, है ना। और कमेंट कर देना है कल कैसी वीडियो चाहिए, तो उससे पहले आपको स्क्रीनशॉट आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। क्या 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि विद्युत फ्लक्स। जी हाँ, से ये 3 नंबर का आता है, कई बार पूछा चुका है कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखी। परिभाषा वाला क्वेश्चन है पर भाई, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा इसका मात्रक भी लिखी। ये क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर में। आंसर क्या जाएगा, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली या गुजरने वाली, है ना, विद्युत बल की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बहुत सिंपल है, इतना ही करना है। ठीक है भाई, लिखा है किसी बंद पृष्ठ से, कैसा पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत, अभिलंबवत मतलब होता है सीधी कोई रेखा। ठीक, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या ई को, मतलब इतना, इसे क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स लिखते किससे हैं, फाई ई से, इसे क्या बोलते हैं, फाई ई। तो फिर समझ लो, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली, गुजरने लिखा है, गुजरने, है ना, गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, है ना। यहाँ पे लिखना है लाइन, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात की जाए तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है भाई, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ए क्या है ना, कोई आपका वो दिया जाएगा, एरिया, क्षेत्रफल दिया जाएगा। कॉस थीटा जो है आपका थीटा का मान दिया जाएगा, तो आपको लगा देना है। मात्रक क्या जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट से मीटर। ठीक है भाई, आप बात करते हैं 6 नंबर क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये भी इंपॉर्टेंट, ये 3 नंबर का परिभाषा है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता लिखी तथा इसका मात्रक परिभाषित कीजिए, मात्रक सहित बोला जाएगा। तो आंसर क्या लिखना है कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ध्यान देना, क्या लिखा है, एकांक परीक्षण आवेश पर। ये क्या है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र ई क्या है, ई है आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता, एफ क्या है, बल है, क्यू नॉट क्या है, एकांक परीक्षण आवेश है। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ठीक, बात की जाए इसकी मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। सूत्र की बात की जाए तो ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। ये रहा मात्रक इसका, बिल्कुल सिंपल है भाई। करना क्या है, स्क्रीनशॉट, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट इसके साथ ले लिया होगा। ये दोनों के दोनों 3-3 नंबर में आते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत। चलिए अब हम बात करता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या, प्रकाश का व्यतिकरण। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि प्रकाश का व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। जी हाँ, ये 5 नंबर का आता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन, दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 5 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा 5 नंबर में आता है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। तो इसका आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या लिखना है कि जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है, कोई प्रकाश से किसी माध्यम में एक साथ चलती है, वही लिखा कि जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, मतलब कुछ स्थान पर क्या होता है, प्रकाश तीव्रता जो होती है धीमा होता है, वही लिखा है कि न्यूनतम होती है। ठीक, फिर क्या है, और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, कहीं कहीं पर प्रकाश जो तीव्रता होती है वो अधिक होती है। ठीक, वही क्या है, कहीं कहीं स्थान प्रकाश तीव्रता न्यूनतम होती है तो कहीं कहीं प्रकाश तीव्रता अधिकतम होती है। बस इसी ही घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण, मतलब न्यूनतम अधिकतम की घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इतना लिखने के बाद आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, पूरा 5 नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप आवश्यक प्रतिबंध नहीं लिखते हो। तब आपको हेडिंग डालना होगा आवश्यक प्रतिबंध, ये हेडिंग पड़ेगी आपकी आवश्यक प्रतिबंध। अब उसके अंदर कम से कम 3 आवश्यक प्रतिबंध तो कंपलसरी है लिखना। पहला आवश्यक प्रतिबंध क्या लिखना है कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। जो आवृत्तियां होती है दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। दूसरा में करना कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, आवृत्तियां भी बराबर होनी चाहिए, आयाम भी बराबर होना चाहिए। ठीक, तीसरा आइटम क्या लिखना कि दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए, इतना आप लिखते हो तब आपको आपके हाथ में 5 नंबर पूरा पक्के हो जाएंगे। जी हाँ, सो ये भी बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। डायरेक्ट 5 नंबर में आता है अथवा करके। तो करना क्या है, अगर अभी तक आपने नहीं भी तैयार किया ना तो आज ही अभी तैयार कर लो। करना क्या है, स्क्रीनशॉट दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 8 नंबर को। अब हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्या लिखा है, धारा घनत्व। ये 3 नंबर का आता है। 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धारा घनत्व कैसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए तथा उसका मात्रक बीमा लिखिए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा पहले ये देखिए। धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं,
इसका मात्रक तथा बीमा लिखिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो करना कैसे मेरे भाई, लिखना क्या है, किस देखो कई तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर कई तरीके से आपको मिल जाएगा, कठिन तरीके से भी और आसान तरीके से। तो मेरे भाई वो बहुत 60 तरीके, बहुत आसान से आसान बताने वाला हूँ। देखिए एक बार आप देखते हो अच्छे ना, एक बार अगर आप याद करोगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली, मैंने क्या बोला, किसी बिंदु पर प्रतिकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली धारा के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाता है। बहुत सटीक तरीका था, बहुत इससे आसान क्या ही मिलेगा। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, धारा घनत्व किससे लिखते हैं, जे से। तो इसे जे से प्रदर्शित करते हैं ठीक। इसकी मात्रा की बात किया तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा की बात की जाए तो भैया पहली बात तो ब्रेकर लगाना है, फिर m घात 0 l घात -2 t घात 0 1 घात स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सूत्र की बात किया तो J बराबर I/A। बस इतना ही करना है। धारा घनत्व काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट 3 नंबर में आता है। अब आप समझो, या तो करना ही पड़ेगा। ठीक, देखिए करना क्या है, स्क्रीनशॉट। जो आपको इस वीडियो में मिलेगी पार्ट 1 है, 3 नंबर वाले। कल वीडियो आएगी पार्ट 2 यानी कि 5 नंबर वाले। तो इसलिए रेडी रहना अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए बात करता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्यफलन। जी हाँ, ये दोनों मिला करके आपका 3 नंबर में क्या आएगा, मतलब कार्यफलन और कला संबंध स्रोत दोनों को मिला करके 3 नंबर पूछाता है कि टिप्पणी लिखिए, समझाइए कार्यफलन किसे कहते हैं। इस पर आपको समझाना होगा, मतलब टिप्पणी लिखिए। आंसर की बात किया तो आंसर क्या हो जाएगा, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम विद्युत कार्यफलन कहते हैं। मैंने क्या बोला कि वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने या उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहते हैं। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात किया तो W बराबर h न्यू, W बराबर क्या हो जाएगा, HV न्यू। यही रहा, बस इतना करते हैं ना तो यहाँ पर आपका कितना पक्का होगा, 1.5 यानी कि 1.5 नंबर यहाँ से, यानी कि दोनों को मिला करके पूछाता है 3 नंबर में। जी हाँ दोस्तों, क्या है कि कला संबंध स्रोत किससे कहते हैं, ये दोनों मिला करके 3 नंबर में आता है। कला संबंध स्रोत क्या है, इसका परिभाषित करने के लिए पूछा जाएगा। तो बहुत सटीक आंसर है कि ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है, उससे हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक से याद करोगे तो काफी कठिन हो जाएगा, स्कूल के द्वारा लिखा गया टीचर से याद करोगे तो काफी कठिन हो जाएगा। लेकिन मैं वो सटीक भाषा में बता दिया कि ऐसे दो स्रोतों जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है, उसे हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। ये दोनों को मिला करके 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। अगर पूछा जाएगा, अगर एक क्वेश्चन भी आप पूछ लिया जाएगा तो 2 नंबर में आएगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों वैल्यूएबल क्वेश्चन है, इनमें से एक ना क्वेश्चन टपकेगा। अब आप समझ जाओ, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, अभी भी याद कर लो। करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम बात करते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन। हम बात करते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन क्या है। 11वें क्वेश्चन लिखा है देहली आवर्ती। जी हाँ सर, देहली आवर्ती से क्या तात्पर्य है, देहली आवर्ती किसे कहते हैं, परिभाषित जी 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, देहली आवर्ती आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सके, इसे हम देहली आवर्ती कहते हैं। इसे हम V0 से, किससे, V0 से प्रदर्शित करते हैं। V0 मतलब V0 है ना, इसे हम V0 से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, देहली आवर्ती आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, इसे हम V0 से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम देहली आवर्ती कहते हैं। बहुत सिंपल था, इतना ही करना था। यहाँ से आप 3 नंबर पक्का कर लोगे, ठीक है ना। 3 नहीं तो 2 नंबर तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर में तो बिल्कुल आता ही है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसा कि लास्ट है, ये लिखा है नेत्र की समझन क्षमता से क्या तात्पर्य है। नेत्र की समझन क्षमता से आप क्या समझते हैं, या फिर नेत्र की समझन क्षमता से किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। 3 तरह क्वेश्चन पूछेगा, नेत्र की समझन क्षमता से क्या तात्पर्य है, या फिर नेत्र की समझन क्षमता से आप क्या समझते हैं, या फिर नेत्र की समझन क्षमता को परिभाषित कीजिए। 3 तरीका होगा क्वेश्चन पूछने का। आंसर एक ही रहेगा कि नेत्र की वह क्षमता। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी नजदीक व दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इससे हम नेत्र की समझन क्षमता कहते हैं। फिर से एक बात सुन लो कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट, इस पर मतलब बहुत अच्छे से देखा जा सकता है, इसे हम नेत्र की समझन क्षमता कहते हैं। बस इतना ही करना था मेरे भाई। रही बात क्या, ये पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 आएगा, वो 5 नंबर में रहेगा। बिल्कुल रेडी रहना है और कमेंट कर देना कि ये वीडियो कैसी लग रही है, खराब या अच्छा, कुछ भी तो कमेंट करो यार, है ना। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट जैसा तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज एक लाइक कर देना है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर वगैरह कर दे करो यार, बताने वाली बात नहीं है, ठीक। जैसा दोस्तों मैं कहना समझ गए हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कल पार्ट 2 आएगी।